स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन क्लास 10th के लिए। और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट होगा साइंस का, और साइंस जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के छात्रों के लिए उपलब्ध है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट को, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। और इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन आज के इस वीडियो के माध्यम से हम उनका हल इसमें देखने वाले हैं। तो आइए और करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले आप सभी को आज के हमारे गणतंत्र दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन को स्टार्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। क्वेश्चन आपके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में ही उपलब्ध है। आप जिस माध्यम से अध्ययनरत हैं उससे के क्वेश्चन को आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर, खोलते पानी से जल वाष्प का बनना, एलपीजी का दहन, बर्फ का पिघल कर जल बनना, नमक का पानी में घुलना। तो देखिए भौतिक परिवर्तन जो होता है वो यहाँ पर जो नहीं है उसे हमें देखना है कि जो इसमें नहीं है ना। तो यहाँ पर जो फिजिकल चेंजेस नहीं है उसे देखना है। तो इसमें होगा हमारा जो उत्तर बनेगा एलपीजी का दहन। तो एलपीजी का दहन जो है ये कौन से परिवर्तन में आता है, तो ये आता है रासायनिक परिवर्तन में। ये ध्यान रखिएगा कि ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि दहन हम कराते हैं तो वायु की उपस्थिति में वहाँ पर क्रिया होती है। तो ये हमारा उत्तर बनेगा फर्स्ट में। तो यहाँ पर इसमें बनेगा ऑप्शन सेकंड वाला, एलपीजी कंबशन ऑफ। चलिए ये थोड़ा सा यहाँ पर इंग्लिश में मिसप्रिंट हुआ है, कंबशन ऑफ एलपीजी लिखा होना था, ये एलपीजी कंबशन ऑफ लिख दिया है। थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो चुका है, थोड़ा सा इस चीज को देख लीजिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निकलने में मोल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए जल का जो विद्युत अपघटन होता है और जल का जो हम सूत्र लिखते हैं उसमें H2O होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निकलने में मोल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा जो अनुपात होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड 2:1। तो यहाँ पर सेकेंड वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देर तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वो काला पड़ जाता है। क्योंकि अब देखिए जब वो सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो काला क्यों पड़ जाता है, तो हमें समझना है कि वहां पर सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसका वियोजन हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट होगा उत्तर, है ना। तो इसमें भी फर्स्ट वाला उत्तर होगा ये। अब थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा विखंडन, तो विखंडन का मतलब ही टूटना होता है, और विखंडन की जगह पर वियोजन शब्द लिखते तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि वो वियोजन हमारी। चलिए तो यहाँ पर वियोजन शब्द भी आ सकता है सिल्वर क्लोराइड के वियोजन से, विखंडन की जगह पर वियोजन भी आ सकता है। ध्यान रखिएगा दोनों ही मतलब एक एक उसका टूट जाना, अपघटित हो जाना, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर विखंडन की वजह से यहाँ पर फिजन लिखा हुआ है, और यदि वियोजन होगा तो आप ध्यान रखिएगा फिर यहाँ पर हो जाएगा डिसोसिएशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट होगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बैरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट से अभिक्रिया करके बैरियम सल्फेट एवं अमोनियम क्लोराइड बनाता है, और निम्नलिखित में से ये कौन सा कथन अभिक्रिया को सही प्रकार से दर्शाता है। तो देखिए पहले मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ पर क्वेश्चन को। तो देखिए जो रिएक्शन होगी हमारी BaCl2, जैसे बैरियम क्लोराइड हुआ, और इसकी क्रिया जब हम करवाते हैं अमोनियम NH4 ट्वाइस SO4, ये हुआ अमोनियम सल्फेट, और इनके बीच में जब रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पर हमें प्राप्त क्या होता है BaSO4, इसका अवक्षेप हमें मिलता है ना। ये इसके अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, और साथ ही इसमें यहाँ पर मिलता है हमें अमोनियम क्लोराइड NH4
Cl। अब देखिए रिएक्शन ये है, अब इस रिएक्शन को आप देखते हैं तो जैसे BaCl2 बैरियम क्लोराइड था, यहाँ पर अमोनियम सल्फेट था, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो सल्फेट है वो आ चुका है बैरियम के साथ में, और जो क्लोराइड था वो आ चुका है अमोनियम के साथ में। तो इसे हम कौन सी रिएक्शन कह सकते हैं? तो देखिए इसमें विस्थापन भी हो रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा, पर विस्थापन कौन सा है इसमें? द्विविस्थापन। सिर्फ विस्थापन नहीं, द्विविस्थापन भी इसके अंदर है, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंतर्गत भी एक समीकरण आती है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें BaSO4 यानी बैरियम सल्फेट का यहाँ पर एक सफेद या श्वेत अवक्षेप भी इसमें मिलता है, तो ये एक अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। तो देखिए यहाँ पर द्विविस्थापन तो दिया नहीं है, तो फिर हमारे लिए उत्तर कौन सा बनेगा? अवक्षेपण अभिक्रिया, क्योंकि इसमें हमें क्या मिल रहा है? अवक्षेप भी इसमें प्राप्त हो रहा है ना। तो यहाँ पर ये हमारे लिए ऑप्शन सेकेंड इसमें सही उत्तर बन जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया। और यहाँ पर आपके लिए सेकेंड ऑप्शन जो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऑप्शन सेकेंड होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अवक्षेपण की जगह पर यदि द्विविस्थापन आ जाए तो भी आपका उत्तर वो सही होगा, पर विस्थापन सिर्फ नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो जल की बिना बुझे चूने से अभिक्रिया, तो बिल्कुल सही है ऑप्शन फर्स्ट। जल की बिना बुझे चूने से जो अभिक्रिया करवाते हैं तो वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, है ना, चूने के साथ, मतलब जल की बिना बुझे चूने के साथ में क्रिया। तो देखिए जल की बिना बुझे चूने के साथ में जब क्रिया करवाते हैं तो आपको ध्यान रखना है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया हम करवाते हैं एस्टोज जल के साथ में। तो ये बिना बुझा चूना है, ये जल है, और जब इनकी क्रिया होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और प्लस इसमें ऊष्मा मुक्त होती है। तो ये एक प्रकार से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, वियोजन या फिर विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर Fe2O3 + 2Al और यहाँ पर बन रहा है AlO3 + Fe। तो यहाँ पर जो फेरस ऑक्साइड था तो यहाँ से एल्यूमिनियम के माध्यम से उसका क्या हुआ? विस्थापन इसमें हो चुका है। तो यहाँ पर विस्थापन इसका कर दिया, तो ये अभिक्रिया हमारे लिए कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन फोर्थ, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन फोर्थ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। H2 का योग तथा O2 का ह्रास कहलाता है। तो देखिए H2 का योग तथा O2 का ह्रास का मतलब है ऑक्सीजन का कम होना या उसमें से निकलना, किसी भी प्रकार से हम बोल सकते हैं, और H2 का योग मतलब कि हाइड्रोजन उसमें जुड़ना। तो ऐसी रिएक्शन जो होती है उन्हें हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया, है ना। रिडक्शन रिएक्शन जो होती हैं ये कहलाती हैं जिनमें H2 का ऐड किया जाता है और O2 उसमें से निकला जाता है, ठीक है ना। तो द सम ऑफ द H2 एंड द हर्ट ऑफ O2 इज कॉल्ड, ये हर्ट थोड़ा हास की जगह पर ये गलत लिखा है ना, यहाँ पर निकलना, उसका ऑक्सीजन का निकलना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है वे ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती है। थर्ड वाला जो क्वेश्चन होगा ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, है ना। तो इन्हें हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, ऑप्शन थर्ड। रिएक्शन इन विच हीट इज द एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा यहाँ पर एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो देखिए रासायनिक परिवर्तन हम कब कह सकते हैं कि रासायनिक चेंजेस इसके अंदर हुआ, परिवर्तन हुआ है? रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, तापक्रम में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। तो देखिए उसका कलर जब चेंज हो जाए तब आप कह सकते हैं कि इसमें केमिकल चेंजेस हुआ है। गैस उसमें से निकलती है तब भी आप कहेंगे, तापक्रम चेंज होता है तब भी आप कह सकते हैं,
परंतु आकार में परिवर्तन जो होगा वो रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। जैसे पानी है, पानी बर्फ में और बर्फ में पिघल करके वो जल में परिवर्तित हो गया, तो वहां पर सिर्फ क्या बदला, आकार तो बदला है ना, आकार ही यहां पर बदल रहा है, तो अवस्था बदल रही है, परंतु पदार्थ में कोई रासायनिक चेंजेस नहीं आ रहा है। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 चेंज इन साइज। चलिए अगला है, खाद्य पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना एक प्रकार की अभिक्रिया है। अब देखिए खाद्य पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी, यहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए क्यों होगी, तो समझिएगा खाद्य पदार्थ का मतलब है जैसे कि हमारा जो ग्लूकोज होता है जिसे हम बोलते हैं C6H12O6, या कोई सा भी खाद्य पदार्थ, तो खाना है जब हम खाते हैं उसका पाचन होता है, ग्लूकोज में वो बदलता है और उसके साथ में मिलती है ऑक्सीजन 6O2, तो ये चेंज हो जाता है किसमें 6CO2 प्लस 6H2O, इस रूप में ये चेंज होता है, और प्लस इसमें क्या मिलती है 38 ATP ऊर्जा मिलती है ना। तो यहाँ पर ऊर्जा क्या है, छोड़ी जा रही है, मुक्त की जा रही है, तो इसलिए श्वसन की ही समीकरण है और इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसी समीकरण से ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा, समझिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया यहां पर रासायनिक अभिक्रिया है। एक गैस सिलेंडर में उच्च दाब, वायु का द्रवीकरण, चाइना डिश में पेट्रोल को खुला रखना, तांबे के तार को हवा की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना। तो देखिए यहां पर जो रासायनिक अभिक्रिया होगी वो कौन सी होगी, तो वो यहां पर होगी तांबे के तार का हवा की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना। जैसे आपने मैग्नीशियम के तार को गर्म किया था वायु की उपस्थिति में, उससे गर्म करी, उच्च ताप तक गर्म करते थे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदला था, एक रासायनिक प्रक्रम होता है। वही प्रश्न वही है, सिर्फ यहाँ पर तार जो है वो तांबे के रूप में है, तो ये भी हमारा किस प्रकार का हो जाएगा, यहाँ पर तांबे के तार का हवा की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना। तो ऑप्शन 4 तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हीटिंग कॉपर वायर एट ए हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी यहां पर एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो रासायनिक अभिक्रिया जो नहीं है उसे हमें पहचानना है। तो देखिए अभी हमने बात की थी बर्फ का पिघलना, तो बर्फ का पिघलना किस प्रकार का चेंजेस है, तो ये एक भौतिक परिवर्तन है, तो इसे हम कहेंगे कि ये यहाँ पर उत्तर बनेगा बर्फ का पिघलना, क्योंकि बर्फ का पिघलना जो है ये भौतिक परिवर्तन में आएगा, फिजिकल चेंजेस में आएगा, ना केमिकल चेंजेस। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आइस मेल्ट इन वाटर। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तेज अभिक्रिया करती है। तो देखिए कौन सी धातु आती है, तो इसमें धातु आती है पोटेशियम, और यदि आपको पोटेशियम की जगह पर दूसरा नाम आ जाता है सोडियम, तो वो भी आपका उत्तर बन जाएगा। दोनों को आप ध्यान रखिएगा, सोडियम और पोटेशियम दोनों जो होते हैं ये ठंडे जल के साथ में क्रिया बहुत तेजी से करते हैं, तो यहाँ पर पोटेशियम आपके लिए विकल्प है, और बाई चांस पोटेशियम ना हो सोडियम दे दे तो भी ध्यान रखना है, सोडियम भी ठंडे पानी के साथ में तेजी से क्रिया करता है, तो यहाँ पर हमारा पोटेशियम आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है। तो देखिए सोने और प्लेटिनम को गलाने वाला जो एक अम्ल होता है जिसे हम बोलते हैं एक्वा रेजिया, या इसे अम्लराज भी बोल देते हैं, तो ये नाम भी आपके लिए याद रखना है, अम्लराज या एक्वा रेजिया, क्योंकि एक्वा रेजिया जो होता है ये इंग्लिश में नाम है और हिंदी में उसको अम्लराज भी बोलते हैं। अब थोड़ा सा आप इसको ये समझिएगा कि अम्लराज जो होता है वो आखिर बना किससे होता है। तो देखिए अम्लराज जो होता है 1 भाग नाइट्रिक अम्ल HNO3 और 3 भाग HCl का मिश्रण होता है, मतलब कि एक हिस्सा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल है, इसे HNO3 को हम कहेंगे नाइट्रिक अम्ल, और इसी के साथ साथ 3 भाग यहाँ पर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl,
और इनका जो मिश्रण होता है उसी को हम क्या कहेंगे, अम्लराज या एक्वारेजिया कहा जाता है। और इसकी विशेषता क्या होती है, तो देखिए सोना जो होता है ये किसी से क्रिया नहीं करता है, पर अम्लराज से क्रिया करता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि सोना और प्लेटिनम जो है ऐसी धातुएं हैं कि ये किसी और से क्रिया नहीं करती है, पर अम्लराज में ये घुल जाती है। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा एक्वारेजिया अम्लराज, और अम्लराज का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो नाइट्रिक अम्ल प्लस 3HCl। तो इनका मिश्रण जो होगा वही अम्लराज या एक्वारेजिया कहलाएगा। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम सीधे सीधे अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। चलिए, यहाँ पर रिएक्टिव लिखा है, रिएक्टेंट कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, लंबे समय तक सेवन ना करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं क्योंकि ताप परिवर्तन के कारण जंग लगना या फिर विकृत गंधता, और फोर्थ है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ड्राई फ्रूट रूट इफ नॉट कंज्यूम्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज रैंसिडिटी, यानी कि विकृत गंधता के कारण से ये खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनेगा ऑप्शन थर्ड, विकृत गंधता। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में उल्लेख नहीं है। ताप, दाब, अभिकारक और उत्पाद की अवस्थाएं, अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान, अभिकारक और उत्पाद के सूत्र। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, रिएक्टेंट एंड मॉस ऑफ प्रोडक्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वसा युक्त खाद्य पदार्थ विकृत गंधी हो जाते हैं। तो देखिए, अभी हमने बात की थी कि ये क्यों हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन के कारण, ऑक्सीकरण के कारण से, यानी कि ऑक्सीजन का इसमें योग हो जाता है और इसी वजह से ये खराब हो जाता है। तो ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ऑप्शन सेकेंड। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रम है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, यानी कि ऑक्सीजन उसमें क्या होता है, जुड़ जाता है। तो ऑक्सीजन का संयोग होगा, ऑक्सीजन कंबाइंस, उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण प्रक्रम। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस गैस का नाम बताइए जो पॉप ध्वनि से जलती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। What is the name of the gas that burns with pop sounds? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, यहाँ पर वो जो गैस होती है वो होती है हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस के बारे में थोड़ा सा आपने पढ़ा हो, तो जो भी धातु होती है, तो धातु प्लस हम क्या करवाते हैं, अम्ल से उसकी क्रिया करवाते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ आपको, ताकि क्वेश्चन आपको याद हो जाए। तो धातु और जब अम्ल, यानी कि धातु की क्रिया हम अम्ल से करवाते हैं, तो उसमें जो धातु ऑक्साइड बने, अम्ल बने, कुछ भी बनता हो, पर उसमें एक गैस जरूर निकलती है, H2 गैस। ये गैस जरूर निकलती है, और ये गैस जब निकलती है तो इसके पास जब जैसे बाहर निकलती है, तो हम यहाँ पर एक माचिस की तीली लेके जाते हैं, जलती हुई माचिस की तीली। तो जैसे तीली हम यहाँ पर लगाते हैं तो ये गैस ज्वलनशील होती है, तो ये कुछ अजीब सी आवाज़ के साथ में यहाँ पर जलती है, और उसी को पॉप ध्वनि कहते हैं। तो ये गैस होती है हाइड्रोजन गैस, जो कि धातु की अम्ल के साथ में क्रिया कराने पर उत्पन्न होती है और फिर ये इस प्रकार से जलती है। चलिए, तो हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ये आज के हमारे साइंस से संबंधित जो क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन, ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या लगी हो, जैसे दिखने से संबंधित किसी प्रकार से कोई बात आप नहीं समझ पाए, तो आप अपना प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर दें और बता सकते हैं, सुझाव अपना दे सकते हैं, और अगले वीडियो में हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। आपने इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो के साथ।